Good evening, everyone. I hope you all are doing good. So we were discussing the marathon on your irrigation engineering. जिसमें पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था. The first of the chapter I have completed. Now I'll be starting with the second chapter, which is one of the most important topic from your examination point of view. Mostly जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सवाल इसी टॉपिक से बनता है, which is termed as water requirement of the crop. तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. प्रायर टू दैट वी हैव बेसिक अनाउंसमेंट्स. योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 26 ऑफ जून. आपका अगला कॉम्बैट 26 जून को है. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है इन विच यू कैन गेट अप टू स्कॉलरशिप ऑफ 90%, जिसको आप सब्सक्रिप्शन अवेल करने में यूज कर सकते हो. Then you can get up to 4 month free on your iconic subscription. So effectively you can save up to 39%. ये लास्ट डे ऑफर है. आज के लिए वैलिड है बस ये. देन आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आइकॉनिक के अंदर 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, और जो भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं दैट कैन बी अवेल्ड ओवर अ मिनिमल कॉस्ट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन. Then your special classes are more interactive in approach now. You can participate in the polls for better understanding of the topic. You can ask it out using raise a hand feature. All the notification reaches to you so that you never miss a class. आप lecture notes को download कर सकते हो. You can download the lecture notes. Then you can attend these classes anywhere at any given point of time. आप इन classes को attend कर सकते हो कहीं पर भी किसी भी given point of time पे. नेक्स्ट डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी एक्टिवेट कर दिए गए, इन विच यू कैन गेट दी स्कॉलरशिप अप टू 50%. 50% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको इसके अंदर. देन अन अकेडमी PYQ भी रोल आउट हो गया, इन विच यू कैन प्रैक्टिस लास्ट 10 ईयर सब्जेक्ट वाइज PYQs. देन एंड्रॉयड फीचर फॉर कम्युनिटी इज ऑल्सो बीइंग एक्टिवेटेड. ये कम्युनिटी का जो फीचर है सिमिलर है आपके व्हाट्सएप की तरह और इंस्टाग्राम की तरह, जिसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं एजुकेटर के साथ भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी. नेक्स्ट फॉर गेट एंड ESE 23-24 22 जून को नया बैच लॉन्च हुआ है. बाइलिंगुअल बैच है. द टॉपिक विच इज स्टार्टिंग है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इसमें जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है. नेक्स्ट यू कैन अवेल योर सब्सक्रिप्शन ऑन 0% EMI. 0% EMI वाला फीचर भी रोल आउट कर दिया गया है, तो 0% EMI पे भी आप सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं. देन आइकॉनिक पे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, वो तो बता ही दिया था. देन गेट 2022 और ESE 21 के जो रैंकर्स हैं वो तो पहले ही शोकेस कर रखे हैं मैंने. तो यहाँ पर हमारे की आके बेसिक अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाती है. हियर अवर बेसिक अनाउंसमेंट्स आर कंप्लीटेड. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन को, दैट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप. जैसा पीछे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज आई हैव डिस्कस्ड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो एनालाइज करेंगे पूरे प्रोसेस को डिटेल में. अब क्या बोल रहे हैं पहला पॉइंट, व्हाट डज द फर्स्ट पॉइंट सेज. ये हमने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, दैट एवरी क्रॉप रिक्वायर्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर. Every crop requires a certain quantity of water after a fixed interval throughout its period of growth. तो हर क्रॉप को सर्टेन क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है और फिक्स इंटरवल के बाद पानी चाहिए होता है. तो हर क्रॉप को कुछ ना कुछ क्वांटिटी में पानी चाहिए और कुछ इंटरवल के बाद पानी चाहिए होता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टोटल वाटर रिक्वायरमेंट निकालनी है क्रॉप की, तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल पानी की जो क्वांटिटी है उसको ऐड कर दूंगा. So we can say hence the water requirement of the crop signifies the total quantity and the way in which the crop requires the water throughout its period of growth. तो जब हम बोलते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है क्रॉप की, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपने पानी देके छोड़ दिया. क्रॉप को पानी चाहिए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में एक फिक्स इंटरवल के बाद. तो आप इस हर इंटरवल की पानी की क्वांटिटी को जोड़ोगे पूरे ग्रोथ पीरियड के टाइम पे, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप बोलेंगे. दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप. अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, चेक करो. जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें जो हमारा ग्रोथ पीरियड है वो है 10 नवंबर से लेकर 5 फरवरी के. तो 10 नवंबर से लेकर 5 फरवरी, इसका मतलब अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 महीने हो गया. इसमें आपने 1 2 3 4 5 5 बार क्या किया, 5 बार 7.5 सेंटीमीटर का पानी सप्लाई किया क्रॉप की ग्रोथ के लिए. तो टोटल पानी कितना सप्लाई हो गया, 37.5 सेंटीमीटर. और क्योंकि इंटरवल मैंने आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बना के दिखा रखी है, इंटरवल इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, तो आप ड्यूरेशन भी निकाल सकते हो. तो 4 महीने हैं, टोटल कितने हफ्ते हो गए, 16 हफ्ते निकल के आ गए. सो 4 मंथ है, इसका मतलब 16 हफ्ते निकल के आ गए. 16 हफ्ते में आपने क्या किया, 5 बार वाटरिंग करी है. तो डिवाइड कर दो उसको 5 से. तो जैसे ही डिवाइड कर दोगे 5 से 2 से 3 हफ्ते की इंटरवल निकल के आ जाएगी. द इंटरवल विल बी ऑफ 2 to 3 वीक्स. क्लियर. चलो, अब जो भी टर्म्स यूज होते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर, जो भी टर्म्स यूज होते हैं वाटर रिक्वायरमेंट के अंदर, उसकी बात करते हैं.
विल टॉक अबाउट दैट। अब क्या है फर्स्ट टर्म है हमारी क्रॉप पीरियड। अब ये क्या होती है क्रॉप पीरियड? इट द टाइम elapsed फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द सोइंग ऑफ द क्रॉप अप टू द इंस्टेंट ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। तो वो टाइम जब आपने क्रॉप को सो किया तब तक जब आप उसको हार्वेस्ट नहीं कर देते, इस टाइम को हम बोल देते हैं क्रॉप पीरियड। तो ये टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे आप तब से जब आपने क्रॉप की सोइंग स्टार्ट करी और तब जब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो यानी उसको कट कर रहे हो। इसको हम टेक्निकली बोलेंगे क्रॉप पीरियड। कितना होता है ये? फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप इट इज 3 months। मोस्टली जो क्रॉप है उसके लिए 3 महीने निकल के आता है। अब बेस पीरियड क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट्स सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर इट्स हार्वेस्टिंग। सो करने के बाद जो आपने पानी अप्लाई किया और हार्वेस्ट करने से पहले जो आपने पानी अप्लाई किया, इन दोनों इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। इसका मतलब क्या होगा? बेस पीरियड हमेशा छोटा होगा क्रॉप पीरियड से। तो पहले क्रॉप को शो करेंगे, फिर उसको पानी अप्लाई करेंगे, तो ये टाइम लैग आया। फिर जब आपने आखिरी बार पानी अप्लाई किया, प्लांट ने उस पानी को यूज किया अपनी ग्रोथ के लिए और आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर दी, ये भी टाइम लैग निकल के आया। इसका मतलब बेस पीरियड हमेशा क्या होगा? क्रॉप पीरियड से कम होगा। बेस पीरियड को ग्रोथ पीरियड भी बोला जाता है। बेस पीरियड में ऑल्सो भी टर्म इज ग्रोथ पीरियड। तो पहले तो हमें ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, वी शुड नो अबाउट दिस बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? अच्छा, इसमें डायग्राम नहीं बना हुआ, डायग्राम बना के दे देता हूँ मैं आपको। ये लो, अच्छा ये वाली आ गई क्या? तो यहाँ पे हमने क्रॉप को सो किया, यहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग करी। तो सीड्स आर सोन, क्रॉप इज हार्वेस्टेड। यहाँ पे हमने पहली बार पानी अप्लाई किया, यहाँ पे हमने आखिरी बार पानी अप्लाई किया। तो इसको हम बोलेंगे बेस पीरियड और इसको हम बोल देंगे क्रॉप पीरियड। दिस विल बी टर्म्ड एज क्रॉप पीरियड। तो ये आपने सीड को सो किया है और यहाँ पर आके आपने पूरे क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर दी। तो ये है हमारा क्रॉप पीरियड। ये है हमारा बेस पीरियड। सो बेस पीरियड, सो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। तो बेस पीरियड हमेशा क्रॉप पीरियड से क्या होगा? छोटा होगा। इट विल ऑलवेज बी लेस विद द क्रॉप पीरियड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डेल्टा ऑफ क्रॉप। ये क्या होता है डेल्टा ऑफ क्रॉप? द डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड every time for the growth of the crop varies in the range of 5 to 10 centimeter depending upon the type of crop, type of soil and type of climate। ये डिपेंड कर जाएगा टाइप ऑफ क्रॉप के ऊपर, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, टाइप ऑफ क्लाइमेट के ऊपर। तो हर बार जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को, वो वेरी करती है 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच में। कितनी होगी एग्जैक्टली वो डिपेंड करेगा क्रॉप कैसी है, सॉइल कैसी है और क्लाइमेट कैसी है। क्लियर है? ये जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इट इज रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 6 to 15 days। तो 1 से लेकर 2 हफ्ते के बीच में ये पानी की रिक्वायरमेंट निकल के आती है। तो जो टोटल क्वांटिटी है पानी की कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे हर बार जो आपने पानी सप्लाई किया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर विच इज रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ और इट्स फुल मेच्योरिटी इज टर्म्ड एज डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब है टोटल कितनी पानी चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब इस पानी की क्वांटिटी को आप वॉल्यूम के टर्म में रिपोर्ट कर सकते हो या डेप्थ के टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हो। क्लियर चीज? तो डेल्टा जनरली हम डेप्थ के टर्म में रिपोर्ट करते हैं, हाउएवर अगर आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम भी निकल के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हर क्रॉप की अप्रोक्सीमेट डेल्टा कितनी है उसकी जानकारी आपको दे रखी है। तो शुगर केन 120 सेंटीमीटर टोटल पानी चाहिए से, राइस 120 सेंटीमीटर, फ्रूट्स 60 सेंटीमीटर, वेजिटेबल 45 सेंटीमीटर, वीट 40 सेंटीमीटर, बार्ले 30 सेंटीमीटर, पीस 15 सेंटीमीटर। तो ये इन सारी क्रॉप्स का क्या है? डेल्टा है। वैल्यूज ध्यान रखनी है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द वैल्यूज, डायरेक्टली इट इज बीइंग आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव। तो आपको हर क्रॉप की डेल्टा पता होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो कम से कम पता होनी चाहिए। क्लियर है? नोट करो फटाफट।
चले आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट, ड्यूटी। जो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, ड्यूटी बोल देते हैं। अब क्या है ड्यूटी? ड्यूटी को डिफाइन किया हुआ है एज अ, हमने नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड एरिया विच कैन बी इरिगेटेड फॉर अ गिवन क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ by supplying 1 meter cube per second of water continuously during the entire base period of the crop। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ड्यूटी ऑफ द क्रॉप इज डिफाइंड एज, ड्यूटी का मतलब है हम कितना एरिया ऑफ लैंड इरिगेट कर सकते हैं हेक्टेयर में किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, उसकी पूरी ग्रोथ के लिए अगर हमने पानी सप्लाई किया 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड। और बेस पीरियड क्या है वो मैं बता दिया आपको पीछे। इसका मतलब ड्यूटी ऑफ क्रॉप निकाली जा सकती है। हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड? कैन आई कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज अप्लाइड टू द क्रॉप ड्यूरिंग द बेस पीरियड? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस रेट से पानी सप्लाई कर रहे हो? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से पानी सप्लाई कर रहे हो। कितने टाइम के लिए सप्लाई कर रहे हो? बी डेज के लिए सप्लाई कर रहे हो। तो अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड को मैं बी डेज से मल्टीप्लाई करूँ, डेज को कन्वर्ट किया सेकंड के अंदर, मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हम अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर? फील्ड के ऊपर। अब अगर मैं ये मानूं कि कोई लॉसेस नहीं है, यानी जितना पानी आपने अप्लाई किया उतना ही पानी जाके स्टोर हो गया या उतना ही पानी रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसका मतलब अज्यूमिंग ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस टू बी जीरो, तो वॉल्यूम अप्लाइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड और रिक्वायर्ड। अब ये कैसे निकालूं मैं? जो भी आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई किया, जो भी आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर को अप्लाई किया, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू एरिया इरिगेटेड, जिसको हमने क्या बोला था पीछे? ड्यूटी बोला था। So volume of water applied, this will be equal to what? Area irrigated multiplied by what? Multiplied by the depth of the water required for the full growth of the crop, जिसको हमने पीछे क्या बोल दिया था? डेल्टा बोल दिया था। तो डेल्टा डिफाइन करके आया था, टोटल कितना पानी चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसको हमने डेल्टा बोला था। तो टोटल कितना पानी चाहिए? डेल्टा मल्टीप्लाई किया कि एरिया कितना इरिगेट हुआ, एरिया कितना इरिगेट हुआ बाय सप्लाइंग 1 मीटर क्यूब पर सेकंड ऑफ द वाटर। तो अगर मैं एरिया को डेप्थ ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। तो ये हमने वॉल्यूम अप्लाई किया पानी का, इतना वॉल्यूम चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। और बीच में आपने क्या माना? बीच में आपने ये माना कि लॉसेस है ही नहीं। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ड्यूटी कितनी निकल के आ रही है? ड्यूटी कम्स आउट टू बी 86400 बी बाय डेल्टा। ये ड्यूटी निकल के आ गई। पर इस ड्यूटी की यूनिट क्या है? व्हाट द यूनिट ऑफ दिस ड्यूटी? ये जो ड्यूटी है इसकी यूनिट क्या निकल के आ रही है? अगर इसको हम कैलकुलेट करें, यूनिट कम्स आउट टू बी हाउ मच? तो ये हमारा है मीटर क्यूब, दिस इज इन मीटर क्यूब। ये हमारी वैल्यू है मीटर के अंदर। ये एरिया इरिगेटेड भी किसके अंदर है हमारा? एरिया इरिगेटेड निकल के आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब और पर सेकंड मल्टीप्लाई कर रखा है हमने। तो एक हमारा मीटर और है इसमें, देयर इज वन मोर मीटर, ये डेल्टा का मीटर आ जाएगा एक और, वन मोर मीटर, सो बाय मीटर। तो 1 मीटर और आ गया। तो ये तो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था हमारा, दिस वॉज मीटर क्यूब। ये हमारा एरिया है, दिस इज अवर एरिया। और ये हमारी डेल्टा है, डेल्टा भी मैंने किस में ले रखी है? मीटर के अंदर ले रखी है। डेल्टा इज ऑल्सो टेकन इन मीटर। क्लियर है पूरी कहानी? तो मीटर क्यूब बाय मीटर किस में निकल के आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। दिस विल कम आउट इन मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको अगर हेक्टर में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू निकल के आई मीटर स्क्वायर के अंदर। तो जब ये वैल्यू मीटर स्क्वायर के अंदर निकल के आई, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8.64 बी बाय डेल्टा। तो रिजल्ट विल कम आउट इन व्हाट? हेक्टर पर क्यूमैक। क्यूमैक का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपने वाटर अप्लाई किया एट द रेट ऑफ व्हाट? वाटर अप्लाई किया एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहाँ से मैं डेल्टा भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। डेल्टा ऊपर ले गया, ड्यूटी नीचे लेके आ गया, तो ड्यूटी नीचे लेके आ गया। अब ये देखा डेल्टा किस में लिखा हुआ था आपने? मीटर में, तो डेल्टा मीटर के अंदर है। अगर आपको डेल्टा सेंटीमीटर में चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 864 बी बाय डी। डी टू की ड्यूटी की वैल्यू किस में रखनी है? ध्यान रखना, ड्यूटी की वैल्यू रखोगे हेक्टर पर क्यूमैक के अंदर। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो ड्यूटी हमारी हेक्टर पर क्यूमैक में निकल के आएगी। इट विल कम आउट इन हेक्टर पर क्यूमैक। तो डेल्टा और ड्यूटी दोनों के रिलेशनशिप आपको ध्यान रखने हैं। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। डेल्टा का भी ध्यान रखना है और ड्यूटी का भी ध्यान रखना है।
नोट कर लिया एक्सप्रेशन सबने? हैज एवरीवन नोटेड द एक्सप्रेशन? नोट कर लिया। अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है ड्यूटी की फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है ड्यूटी की फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए ड्यूटी की वैल्यू भी मेंशन्ड है, उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। सो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप द वैल्यू ऑफ ड्यूटी कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड। जो अलग अलग क्रॉप है उसके लिए भी ड्यूटी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे फॉर शुगर केन इट इज 730, फॉर राइस इट इज 775, फॉर व्हीट इट इज 1800 एंड फॉर फॉडर इट इज 2000। ध्यान रखना ड्यूटी किस में होगी, हेक्टेयर पर क्यूमैक में होगी। क्यूमैक का मतलब है मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके ऊपर आपको एक सवाल भी करा रखा है। ओवर दिस वन प्रॉब्लम इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड। चलें आगे। चलो अच्छा सवाल ही आगे क्या, चलो बढ़िया सवाल करते हैं। The command area of a canal grows only one crop, that is wheat. The base period is 120 days and its total water requirement delta is 40 centimeter. ठीक है। If the canal discharges 2 meter cube per second, the area in hectare rounded off to the nearest integer which could be irrigated. Neglect all the losses. यानी क्या पूछ रहा है आपसे, ड्यूटी पूछ रहा है। तो ड्यूटी की वैल्यू कितनी होती है, सेंटीमीटर में दे रखा है ये आपको। सो 864 बी बाय डेल्टा। अब डेल्टा किस में पुट कर दोगे आप, सेंटीमीटर में पुट कर दो। यू पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके बताइए। So it comes out to be how much? 864 बेस पीरियड कितना है हमारा 120 डिवाइड बाय डेल्टा। डेल्टा 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 कहाँ गया, 40 सेंटीमीटर। अब डेल्टा की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, नहीं ड्यूटी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी हेक्टर के अंदर एक क्यूमैक के लिए, फॉर 1 क्यूमैक। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ ये वैल्यू निकल के आती है 3। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। तो रिजल्ट कितना हुआ 864 इंटू 3, सो 2592 हेक्टेयर पर क्यूमैक। पर हमारा कैनाल कितना पानी सप्लाई कर रहा है, कैनाल पानी सप्लाई कर रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो अगर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी सप्लाई करोगे इतने हेक्टेयर एरिया इरीगेट हो जाएगा। तो एरिया इरीगेटेड बाय कैनाल विल बी हाउ मच, सो एरिया इरीगेटेड बाय कैनाल विल बी हाउ मच 2592 into 2. So 2592 into 2 will come out to be how much, 5184 hectare. This was being asked, ये चीज पूछी हुई थी आपसे। चले आगे, shall we continue? चलो अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है। The intensity of irrigation for खरीफ सीजन is 50%। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अभी मैंने कराया नहीं है बट स्टिल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारी। The intensity of irrigation for Kharif season is 50% for irrigation project with cultivable command area of 5000 हेक्टेयर। कल्चरेबल कमांड एरिया 50,000 हेक्टेयर है और इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन है 50%। इसका मतलब एरिया जो इरीगेट करेंगे वो उसका 50% ही करेंगे। तो अगर मैं सॉल्यूशन करूं विल से एरिया टू बी इरीगेटेड, सो एरिया टू बी इरीगेटेड विल बी 50% ऑफ
50,000. So 50% of 50,000, which is 25,000 हेक्टेयर. तो 25,000 हेक्टेयर ही इरीगेट करना है क्योंकि इंटेंसिटी 50% है. The duty for the Kharif season is 1000 hectare per cubic, assuming the transmission loss of 10%. Transmission loss 10% का है. The required discharge in cubic at the head of the canal. तो कैनाल के हेड पे मुझे कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज पूछ रहा है वो आपसे. कैनाल के हेड पे मुझे कितना पानी सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड. तो इसके लिए मैं पहले डेल्टा निकाल लूंगा. आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा. तो टोटल कितना पानी चाहिए मुझे फील्ड में प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो टोटल कितना पानी चाहिए फील्ड में प्लांट की ग्रोथ के लिए, अगर मुझे एरिया इरीगेट करना है 25,000 हेक्टेयर. कैसे निकालेंगे डेल्टा? डेल्टा 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 क्या पूछा है इसने? डिस्चार्ज पूछा ना, तो मीटर में निकालना पड़ेगा. तो मीटर में कितना होता है डेल्टा? 8.64 बी बाय ड्यूटी. सो 8.64 बी बाय ड्यूटी, यही है. दिस इज द रिजल्ट. यही हमारा रिजल्ट है. तो अब सवाल में बेस पीरियड नहीं दिया हुआ, सवाल में ड्यूटी दे दी है इसने आपको. he has given you the duty but base period is not given. ठीक है, तो बेस पीरियड में बी लेके चलता हूँ या बेस पीरियड बी लेके चलूंगा भैया. वैसे तो वॉल्यूम निकल के आता है यहाँ से, तो वॉल्यूम की जगह क्या निकल के आएगा? पर यूनिट टाइम निकल के आ जाएगी, तो पर यूनिट टाइम कैलकुलेशन करेंगे और क्या, यही होगा और क्या करेंगे. तो बी हमारा डेज में चल रहा होता है, नहीं दिया इसने, तो इसको मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ. 8.64 डिवाइड बाय ड्यूटी. ड्यूटी कितनी दे रखी है इसने? 1000. ड्यूटी दे रही है 1000 हेक्टेयर पर क्यूबिक. क्लियर है? तो ये मेरा डेल्टा निकल के आ गया मीटर्स के अंदर. दिस इज द डेल्टा इन मीटर. तो अब मुझे डिस्चार्ज की क्वांटिटी चाहिए होगी. डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज? तो अगर मुझे डिस्चार्ज चाहिए होगा, so discharge is to be computed. So I'll say discharge required at field. So discharge required at the field. कैसे निकाले भाई discharge required at the field? This will be area to be irrigated into delta by B. So area to be irrigated is 25,000 हेक्टेयर और डेल्टा बाय बी कितना है हमारा? 8.64 डिवाइड बाय 1000. सो 8.64 डिवाइड बाय 1000, तो ये वैल्यू है हमारी बी में चली गई, डेज के अंदर चला गया, 1000 कट गया, ये मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगी, हेक्टेयर हेक्टर भी कट जाएगा, तो 1000. सो 25 इंटू 8.64. सो रिजल्ट विल बी 25 इंटू 8.64. कितना वैल्यू आ रहा है? 216. सो 216 मीटर क्यूब पर सेकंड या क्यूब में कुछ भी लिख सकते हो. तो इतना डिस्चार्ज तो मुझे फील्ड में चाहिए. अब सवाल बोल रहा है 10% ट्रांसमिशन लॉस में, जितना भी पानी आप सप्लाई करोगे उसका 10% लॉस हो जाएगा. तो डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट, कहां पर पूछा? हेड ऑफ द कैनाल. सो हेड ऑफ द कैनाल विल बी इक्वल टू 216 डिवाइड बाय 0.9. 10% लॉस हो गया तो उसको डिवाइड कर दिया 0.9 से, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 240 मीटर क्यूब पर सेकंड. तो 240 मीटर क्यूब पर सेकंड करोगे, इसका 10% लॉस हो जाएगा, पहुंचेगा कितना? 216 पहुंचेगा मीटर क्यूब पर सेकंड. तो कैलकुलेशन कर लिया हमने. नोट कर लो फटाफट.
नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? द डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एट द आउटलेट टू इरिगेट 30,000 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन हैविंग कोर डेप्थ ऑफ 173 mm, कोर पीरियड ऑफ 30 डेज। अब ये मत पूछना कोर डेप्थ कोर पीरियड क्या होता है, अभी आगे वाले डिस्कशन में बता दूंगा खुद ही, में आ जाएगा आज की क्लास में या अगली क्लास में आ जाएगा कि कोर डेप्थ क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है। अभी के लिए आपको डेप्थ दी हुई है, यानी डेल्टा दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज कैपेसिटी रिक्वायर्ड, अच्छा भैया डिस्चार्ज की क्वांटिटी पूछ रहा है। एरिया कितना इरिगेट करना है, एरिया इरिगेट करना है तो ड्यूटी निकाल लो पहले तो। सो ड्यूटी, ड्यूटी कितनी होगी, ड्यूटी हमारी हेक्टेयर में है ना एरिया, सो 8.64 बी बाय डेल्टा। सो 8.64 30 बाय डेल्टा, डेल्टा होना चाहिए हमारा मीटर के अंदर 10⁻³ कैलकुलेट कीजिए ड्यूटी कितनी आ रही है निकल के, कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। तो 8.64 into 30 divided by 0.173, so it comes out to be 1498.2 हेक्टेयर पर क्यूमेक। आपको कितना एरिया इरिगेट करना है, आपको एरिया इरिगेट करना है 300 हेक्टेयर, तो 300 हेक्टेयर इरिगेशन के लिए कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मच ऑफ द डिस्चार्ज विल बी रिक्वायर्ड, डिवाइड कर दो उसको 1498.2, तो 1 मीटर क्यूब चाहिए इतना एरिया इरिगेट करने के लिए, 300 हेक्टेयर इरिगेट करने के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, डिवाइड करके निकाल लो। सो 300 डिवाइड बाय 1498.2, so it comes out to be 0.2, so 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। क्रॉस वेरीफाइड, चेक करो सेम वैल्यू आ रही है, सो दिस इज द वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है व्हाट इज द ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। तो इसके लिए आपको मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखा रखा है, मुझे अलग अलग प्लेसेस पे ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, so at different places I have to calculate the duty। अब इसके लिए पहले तो फ्लो देखो, फॉर दिस आई हैव टू चेक द फ्लो कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर, रिवर है, वेर और बैराज बना रखा है, दिस इज द मेन कैनाल, तो आप बोलोगे हेड ऑफ द कैनाल। फिर कैनाल से पानी लेके जाती है ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से पानी लेके जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी लेके जाती है माइनर कैनाल या माइनर चैनल। इससे पानी कौन लेके जाता है, इससे पानी लेके जाता है आउटलेट, इससे पानी लेके जाती है आउटलेट, और आउटलेट पानी को लेके जाती है हमारे फील्ड में, सो आउटलेट टेक्स दी वाटर इनटू दी फील्ड। क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। इसको फील्ड चैनल भी बोला जाता है, वाटर कोर्स भी बोला जाता है, इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज फील्ड चैनल और वाटर कोर्स, एक ही बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो चाहे फील्ड चैनल बोल दो चाहे वाटर कोर्स बोल दो इसे। तो पानी का फ्लो दिखा दिया, अब एनालिसिस करते हैं ड्यूटी की। अब क्या एनालिसिस है खुद ही बता देता हूँ, आगे इस डायग्राम से समझ में आता है। इरिगेशन सिस्टम के अंदर हमारा जब वाटर फ्लो करता है सोर्स से,
Water flows from source into the main canal, from main canal into the branch canal, from branch canal into the distributary, from distributary into the minor canal, minor into what? वाटर कोर्स. तो आउटलेट को आप वाटर कोर्स भी बोल सकते हो, इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज वाटर कोर्स, पीछे बता देना, फील्ड चैनल बोल सकते हो, और फाइनली इनटू द फील्ड. क्लियर है? जब पानी पास कर रहा होता है इसमें लॉसेस मिलेंगे आपको. जब पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पास करेगा इसमें लॉसेस होंगे दो तरह के. एक एवेपोरेशन जो आपको इस डायग्राम में नहीं दिखा सकता, दूसरा परकोलेशन लॉसेस. दिख रहा है परकोलेशन लॉस? तो पानी सीप कर जाता है, तो ये मैंने लॉसेस के लिए एरो बना के दिखा रखा है. तो ये परकोलेशन लॉसेस है, दीज आर दी परकोलेशन लॉसेस. तो जैसे जैसे पानी आगे जा रहा है इसकी क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी? जैसे जैसे पानी आगे जा रहा है इसकी क्वांटिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी. क्लियर है? अब मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे ग्रॉस क्वांटिटी. इट इज द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल. टोटल कितना पानी चाहिए, तो नाम रखा ग्रॉस क्वांटिटी. सो ड्यूटी एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल. फिर मैं बोलूंगा लेटरल क्वांटिटी, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द ब्रांच, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द ब्रांच कैनाल, या ड्यूटी एट द हेड ऑफ द माइनर कैनाल. सो ड्यूटी एट द हेड ऑफ द ब्रांच कैनाल और ड्यूटी एट द हेड ऑफ द माइनर कैनाल, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको लेटरल क्वांटिटी बोल देते हैं. आउटलेट क्वांटिटी क्या होती है? ड्यूटी एट द आउटलेट कोर्स. तो ड्यूटी एट द आउटलेट वाटर कोर्स बोल दो. तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ द आउटलेट और वाटर कोर्स और फील्ड चैनल कुछ भी बोल सकते हैं. ड्यूटी एट द हेड ऑफ द फील्ड, इसको हम बोलते हैं नेट क्वांटिटी. तो ग्रॉस क्वांटिटी ये हमारी लेटरल क्वांटिटी, ये हमारी आउटलेट क्वांटिटी, इसको हम बोल देते हैं नेट क्वांटिटी. तो नेट इतना पानी लगेगा हमारा यहाँ पे. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे पानी की अवेलेबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज डिक्रीजिंग. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ड्यूटी के एनालिसिस करूं एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल, ड्यूटी के एनालिसिस मतलब कितना एरिया इरिगेट कर सकता है अगर आपने 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी सप्लाई किया मेन कैनाल के हेड पे. जाते जाते पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो एरिया कम इरिगेट होगा. पर अगर यही 1 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी आपने अप्लाई किया फील्ड के इनलेट पे, अब ज़्यादा एरिया इरिगेट होगा क्योंकि अब लॉसेस क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे. इसका मतलब जब मैं मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर, माइनर से आउटलेट, आउटलेट से फील्ड में आता हूँ, मेरी ड्यूटी क्या करती है? इंक्रीज करती रहती है. माई ड्यूटी इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सारा पॉइंट बता दिया, ड्यूटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया. तो मेन कैनाल पे ड्यूटी सबसे कम, फिर ब्रांच में, फिर माइनर में और फिर फील्ड में. देन एट द फील्ड. क्लियर है? रिपीट करना हो कोई पॉइंट इसमें से? चलो आगे बढ़ते हैं. तो नोट तो वही लिखा है. सो ड्यूटी ऑफ द वाटर वेरीज एंड इंक्रीजेस एज वी मूव डाउनस्ट्रीम फ्रॉम हेड ऑफ द मेन कैनाल टू द हेड ऑफ द ब्रांच. दैट इज नोन टू अस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स और आउटलेट और माइनर is termed as what? Outlet discharge factor. तो ड्यूटी एट द हेड ऑफ व्हाट? ड्यूटी एट द हेड ऑफ द, कहाँ गया ये रहा, ड्यूटी एट द हेड ऑफ द आउटलेट. तो ड्यूटी हमारा आउटलेट के हेड पे या हेड ऑफ द वाटर कोर्स बोल दो, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर बोल देते हैं. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन केस ऑफ फ्लो और डायरेक्ट इरिगेशन, अगर फ्लो या डायरेक्ट इरिगेशन हो, इसमें हम ड्यूटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज, जैसे किया है हमने, और इसको फ्लो ड्यूटी बोला जाता है. सो इन केस ऑफ फ्लो और डायरेक्ट इरिगेशन, ड्यूटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? ड्यूटी हमेशा एक्सप्रेस होगी कैसे? एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज के टर्म. So it will always be expressed in terms of area per unit discharge. But in case of stored irrigation system, ये तो direct और flow irrigation system है, आगे नहीं है. पर अगर हमारे पास कैसी है? Storage irrigation system है. Duty is expressed in terms of area per unit volume of water. तो वहाँ पे हम पर यूनिट वॉल्यूम बता देंगे, यहाँ पे हमने पर यूनिट डिस्चार्ज बताया. तो एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ फ्लो और डायरेक्ट इरिगेशन. पर जहाँ पे पानी स्टोर्ड है, पानी फ्लो नहीं कर रहा, वहां पे हम ड्यूटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वहां पे हम ड्यूटी को एक्सप्रेस करेंगे एरिया पर यूनिट वॉल्यूम. एरिया हेक्टर में चलेगा, वॉल्यूम को हम कैसे बता देंगे? वॉल्यूम को हम कैसे बता देंगे?
मीटर क्यूब के टर्म में बता देगा। क्लियर? वेट करना है इसमें तो कुछ भी। इस ड्यूटी को हम क्वांटिटी ड्यूटी बोलते हैं। जैसे फ्लो ड्यूटी है हमारी, एज इट इज फ्लो ड्यूटी, दैट ड्यूटी विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज क्वांटिटी ड्यूटी, उसको हम क्वांटिटी ड्यूटी बोलते हैं। सो ड्यूटी क्या है, डेल्टा क्या है, ड्यूटी कैसे वेरी करती है, इसको हमने डिस्कस कर लिया, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब हम बात करेंगे ड्यूटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द ड्यूटी। बहुत सारे फैक्टर है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द ड्यूटी। जैसे पहला, टाइप ऑफ क्रॉप। अगर क्रॉप ऐसी है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसकी ग्रोथ के लिए, तो ऑब्वियसली एरिया कम इरीगेट होगा, तो ड्यूटी कम हो जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो लॉसेस ज़्यादा होंगे परकोलेशन से, तो ड्यूटी आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब टेम्परेचर कैसा है, विंड वेलोसिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ पानी वेपराइज हो जाएगा, ड्यूटी कम। विंड वेलोसिटी ज़्यादा, पानी वेपराइज हो जाएगा, ड्यूटी कम। देन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, एवेपोरेशन कम होगा, ड्यूटी ज़्यादा। रेनफॉल ज़्यादा हुई यानी पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा, ड्यूटी ज़्यादा। तो डिपेंड कर जाता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, कि कैसा इरीगेशन सिस्टम यूज कर रहे हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मेथड ऑफ इरीगेशन, कि मेथड ऑफ इरीगेशन कैसा है आपका। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इरीगेशन वाटर, की क्वालिटी कैसे है आपकी इरीगेशन वाटर की। इट डिपेंड्स अपॉन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इरीगेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन, इरीगेशन का आप टाइम क्या रख रहे हो और फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी कल्टीवेशन की। तो ये बहुत सारी बातें जो ड्यूटी को कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी कैनाल कंडीशंस, कि आपकी कैनाल कंडीशन कैसी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप। अगर बेस पीरियड ज़्यादा हुआ, इसका मतलब पानी ज़्यादा लग रहा है, तो आपको ड्यूटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द इरीगेशन। एफिशिएंसी इरीगेशन की कम है, इसका मतलब क्या हुआ, कम पानी अवेलेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसका मतलब ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। एफिशिएंसी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी अवेलेबल है, ज़्यादा पानी अवेलेबल है, इसका मतलब ड्यूटी क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ड्यूटी विल कम आउट टू बी मोर। तो इतने सारे फैक्टर हैं, 11 फैक्टर बता दिए आपको जो ड्यूटी को कंट्रोल करते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स द ड्यूटी। क्लियर है? चले आगे। नोट करो फटाफट। कर लिया? चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है भैया, सिग्निफिकेंस क्या है हमारी ड्यूटी का। भैया इतनी बार ड्यूटी ड्यूटी बोल दिया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल दिया। सवाल ये है कि सिग्निफाई क्या करता है, व्हाट डज इट सिग्निफाई। देखो, अगर मुझे ये पता हो कितना एरिया फील्ड का इरीगेट करना है और ड्यूटी नोन हो मुझे, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ किस रेट से पानी सप्लाई करेंगे, जैसे पीछे मैंने निकाला। So the area of the field which is to be irrigated, that is known to us, and duty is also known to us. We can calculate the rate at which water is to be supplied. हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस रेट से हमें पानी को सप्लाई करना है। सो रेट एट विच वाटर इज टू बी सप्लाइड कैन बी कंप्यूटेड। नेक्स्ट, अगर मुझे डिस्चार्ज पता हो और ड्यूटी पता हो, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कितना एरिया इरीगेट करना है। आई कैन कैलकुलेट द एरिया टू बी इरीगेटेड। तो ये सिग्निफिकेंस होती है ड्यूटी की हमारी, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्यूटी। क्लियर है? दोनों में से कोई सी भी चीज़ निकाल सकते हो, एनीथिंग कैन बी कंप्यूटेड।
नोट करो फटाफट। चले आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस? नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल टू इंप्रूव द ड्यूटी ऑफ द वाटर। कौन कौन से तरीके हैं हमारे को पास अवेलेबल जिससे हम ड्यूटी ऑफ वाटर को इम्प्रूव कर पाए। सो ड्यूटी इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। पहले एल्कलाइन सॉइल की प्रॉपर लीचिंग करो, यानी जो सॉल्ट्स डिपॉजिट हो गए उनकी प्रॉपर क्या करो, लीचिंग करो, ताकि वो वॉश आउट हो जाए, ताकि जो पानी हम सप्लाई कर रहे हैं वो प्लांट यूज़ कर पाए अपनी ग्रोथ के लिए। यूज़ इम्प्रूव मेथड ऑफ इरीगेशन, ज़्यादा एफिशिएंसी वाले इरीगेशन के मेथड को यूज़ करो। लैंड मस्ट बी लेवल्ड एज फार एज पॉसिबल, लैंड की लेवलिंग होनी चाहिए ताकि लॉसेस क्या हो जाए, टेक्निकली कम हो जाए। फील्ड शुड बी प्रॉपरली प्लोड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द वाटर, प्रॉपर प्लोइंग होनी चाहिए ताकि पानी कहाँ तक पहुँच पाए, रूट्स तक पहुँच पाए। अडॉप्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स, तो क्रॉप्स रोटेशन अडॉप्ट करनी चाहिए। वी हैव टू अडॉप्ट द क्रॉप रोटेशन। अब ये आगे डिस्कस करूंगा क्रॉप रोटेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। आई डिस्कस व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन करोगे तो उस केस में जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी या डेफिशिएंसी कम हो जाएगी पानी की सॉइल के अंदर। इसका मतलब एरिया की जो इरीगेशन होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर, जैसे ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है। बाय लाइनिंग ऑफ द कैनाल, पानी कम लॉस होगा, कन्वेंस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फ्री फ्लडिंग मस्ट बी अवॉइडेड, बताया था एक तरीका, वन ऑफ द मेथड वाज फ्री फ्लडिंग, उसको हम अवॉइड कर लेंगे। क्लियर है चीज? हाँ, तो ये सारे तरीके हैं हमारे ड्यूटी को बढ़ाने के। ऑल दीज आर द मेथड्स अवेलेबल टू इंक्रीज द ड्यूटी। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ड्यूटी ऑफ द वाटर? कौन सी स्टेटमेंट सही है ड्यूटी ऑफ वाटर के लिए? इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे लॉस ज़्यादा हो जाएगा, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ड्यूटी आपको कम मिलेगी। गलत स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये इंक्रीज करता है विंड स्पीड के बढ़ने से। विंड स्पीड बढ़ेगी, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, लॉसेस ज़्यादा होंगे, पानी की अवेलेबिलिटी कम, ड्यूटी कम। गलत स्टेटमेंट है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, इवेपोरेशन कम हो जाएगा, लॉसेस कम होंगे, इसका मतलब ज़्यादा एरिया इरीगेट हो पाएगा। तो ये बात सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन, गलत बात है। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, तीसरा आंसर सही है। जो तीसरी स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट, एज वन मूव फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड, द ड्यूटी ऑफ द वाटर। तो एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड,
तो जब हम हेड ऑफ द कैनाल से मूव करते हैं फील्ड की तरफ, ड्यूटी क्या करती है, बढ़ती है, तो पीछे बताया था, तो ड्यूटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट, तो ये तो हमारा ड्यूटी डेल्टा की कहानी थी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अब कौन कौन से एग्रीकल्चरल या क्रॉपिंग सीजन है हमारे इंडिया के अंदर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्पस, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी शुड नो कौन कौन सा एग्रीकल्चर या क्रॉपिंग सीजन अवेलेबल है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ द सीजन विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज खरीफ सीजन। जून से लेकर सितंबर के बीच में वेरी करता है, इसको समर सीजन भी बोला जाता है। कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करती है इसके अंदर, उसको खरीफ क्रॉप बोल देते हैं, जैसे राइस होगी, कॉटन होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा। समर में है, इसका मतलब पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इन क्रॉप्स की डेल्टा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है राबी सीजन, इसको विंटर सीजन भी बोला जाता है। नवंबर से लेकर मार्च के बीच में होता है, जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं सीजन में उसको राबी क्रॉप्स बोला जाता है, जैसे वीट है और ग्राम है। क्योंकि विंटर में ग्रो कर रही हैं, लॉसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। एक होता है जैद सीजन, अप्रैल से लेकर जून तक वेरी करता है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो। एक होता है हमारी पेरिनियल सीजन, मतलब परमानेंट क्रॉप्स होती है हमारी, शुगर केन, पूरे साल चलता रहता है ये, तो इसकी कहानी तो पूरे साल चलती रहती है, पेरिनियल सीजन बोल दिया इसको हमने। अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है, नोट क्या बोल रहा है, when a crop requires water for its crop season and also for some time in the beginning of the next of the season, तो जब क्रॉप को पानी चाहिए होता है उसकी क्रॉप सीजन के अंदर, and for some time in the beginning of the next cropping season provision has to be made for this additional water। तो जब एक सीजन खत्म हुआ और दूसरा सीजन स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन पे ये चीज होती है, तो कुछ पोर्शन ओवरलैप करता है। तो एक क्रॉपिंग सीजन खत्म हुआ है और दूसरा क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है हमारी, इसमें एडिशनल पानी चाहिए होता है। इस एडिशनल पानी की रिक्वायरमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ओवरलैप अलाउंस बोल देते हैं, जिस टेक्निकली टर्म्ड एज ओवरलैप अलाउंस। क्लियर है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रेशियो। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस क्रॉप रेशियो, इसको एरिया रेशियो भी बोला जाता है, इसको खरीफ टू राबी रेशियो भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज खरीफ टू राबी रेशियो। तो चाहे क्रॉप रेशियो बोल दो, चाहे एरिया रेशियो बोल दो, चाहे खरीफ टू राबी रेशियो बोल दो। अब क्या है ये क्रॉप रेशियो, एरिया रेशियो या खरीफ टू राबी रेशियो, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द एरिया टू बी इरिगेटेड फॉर द राबी क्रॉप will come out to be generally more than that of the खरीफ क्रॉप। पीछे बताया था, खरीफ क्रॉप समर सीजन डेल्टा की क्वांटिटी ज्यादा, डेल्टा ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूटी कंपैरेटिवली कम निकल के आएगी, कम एरिया इरिगेट होगा। राबी क्रॉप, राबी क्रॉप मतलब क्या हुई, हमारी विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉप में पानी की रिक्वायरमेंट कम, पानी की रिक्वायरमेंट कम, इसमें मतलब एरिया क्या होगा, इरिगेट होगा, इसका मतलब एरिया क्या होगा, ज्यादा इरिगेट होगा। इसका मतलब राबी क्रॉप में एरिया की जो इरिगेशन निकल के आएगी वो ज्यादा निकल के आएगी, खरीफ क्रॉप में जो निकल के आएगी वो कम निकल के आएगी। नाउ द रेशियो ऑफ द प्रपोज्ड एरिया, now the ratio of the proposed area of kharif season to that of the rabi season is technically termed as खरीफ राबी रेशियो। कितना एरिया आप इरिगेट कर पाओगे खरीफ सीजन में और राबी सीजन में, इसको हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं एरिया रेशियो या खरीफ राबी रेशियो। तो खरीफ सीजन में कम एरिया इरिगेट होता है, राबी सीजन में ज़्यादा एरिया इरिगेट हो जाता है, तो फिर राबी सीजन मोर एरिया विल बी इरिगेटेड, क्योंकि डेल्टा कम है, एरिया की इरिगेशन क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी, खरीफ में कम निकल के आएगी। तो ये जो रेशो निकल के आया है, एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन टू द एरिया इरिगेटेड इन राबी सीजन, इसकी वैल्यू को हम बोलते हैं एरिया रेशियो, क्रॉप रेशियो या खरीफ राबी रेशियो। जनरली इसकी वैल्यू 0.5 निकल के आती है, तो जनरली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.5। तो जनरली आप इसकी वैल्यू निकालोगे 0.5 निकल के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पालियो इरिगेशन क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट इज पालियो इरिगेशन। इन द इनिशियल स्टेजेस बिफोर द क्रॉप इज सोन, क्रॉप सो भी नहीं हुई है, फील्ड इज वेरी ड्राई, जो फील्ड होती है वो बहुत ही ड्राई होती है एट द टाइम ऑफ द सोइंग। क्यों, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत होती है, जैसे एग्जांपल सितंबर का मंथ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है।
इस सिचुएशन में हम सॉइल को मॉइस्ट करते हैं ताकि सोइंग ऑफ क्रॉप में हमारी हेल्प हो जाए. So in such case, the soil is moistened with the water so that it helps in the sowing of the crop. This is technically termed as paleo irrigation. तो ये पानी प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए था. ये पानी आपने डाला ताकि सॉइल क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ताकि हमारी सोइंग में मदद हो. इस टर्म को हम टेक्निकली पालियो इरिगेशन बोल देते हैं. पीछे पटिंग में बताई थी, पटिंग ऑफ सॉइल. पटिंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, जो हार्ड लम्स होते हैं उसको ब्रेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पटिंग बोलते हैं. तो दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज पटिंग. तो लम्स को ब्रेक किया, आपने पानी मिलाया उसके अंदर ब्रेक करने के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, पटिंग बोलते हैं. पटिंग किसलिए की जाती है, ताकि इवेपोरेशन लॉसेस क्या हो जाए, कम हो जाए, so that the evaporation losses reduces. क्लियर है. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर दे. Shall we continue? चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कोर वाटरिंग. पीछे डिस्कस कर रहे थे हम कोर पीरियड, कोर वाटर डेप्थ. तो हम उसकी बात करेंगे अब क्या होती है कोर वाटरिंग. The first watering which is given to the crop when the crop is few centimeter high is called as core watering. जो पहली वाटरिंग की जाती है जब क्रॉप कुछ सेंटीमीटर की ग्रो कर जाए, इसको हम टेक्निकली कोर वाटरिंग बोल देते हैं. सो द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू द क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोर वाटरिंग. तो इसको मैंने दिखा रखा है डायग्राम बना के. क्रॉप पीरियड, आपने क्रॉप को सो किया, यहाँ पे हार्वेस्टिंग हुई, पहली वाटरिंग हुई, लास्ट वाटरिंग हुई, इसके बीच के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, बेस पीरियड. जब आपने शुरुआत में कुछ पानी अप्लाई किया और क्रॉप फ्यू सेंटीमीटर हाई हो गई, इसके बाद जो आपने वाटर को अप्लाई किया, इसको क्या बोला जाता है, कोर वाटरिंग बोला जाता है. इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग व्हिच इज फॉलोड बाय द वाटरिंग एज यूजुअल इंटरवल. तो द मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग, ये मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग है जो आपने करी है, which is followed by watering at the usual interval as required by the crop. तो वो ये जो कोर वाटरिंग होती है इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. जितने टाइम के लिए आप ये कोर वाटरिंग कर रहे हो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोर पीरियड बोल देते हैं. जो पानी आपने अप्लाई किया कोर पीरियड के टाइम पे उसको कोर डेप्थ बोल देते हैं. दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोर डेप्थ. तो पीछे हमने यूज किया था कोर डेप्थ को, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज कोर डेप्थ. क्लियर है कोर वाटरिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, दी ऑप्टिमम डेप्थ फॉर कोर वाटरिंग फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट. हर क्रॉप के लिए कोर डेप्थ क्या करेगी, वेरी करती जाएगी. राइस के लिए होती है 19 सेंटीमीटर, वीट के लिए होती है 13.5 सेंटीमीटर. जिस पीरियड में आप ये कोर वाटरिंग करते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, जिस पीरियड में आप ये वाटरिंग करते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोर पीरियड बोल देते हैं. सो द पीरियड इन विच दिस वाटरिंग इज बीइंग डन, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोर पीरियड. क्लियर है. If this watering is not received by the plant at design time period, the plant suffers significant loss. अगर आपने ये वाटरिंग नहीं करी, तो अगर आपने ये वाटरिंग नहीं करी जिस टाइम पे ये चाहिए, उसकी ग्रोथ में सफिशिएंट लॉस हो जाता है. राइस के लिए कोर पीरियड होता है 2 से लेके 4 हफ्ते का, वीट के लिए कोर पीरियड होता है 3 से लेके 8 हफ्ते का. तो ये हमारी क्या आ गई, कोर डेप्थ आ गई, ये हमारा क्या आ गया, कोर पीरियड आ गया. दिस इज अवर कोर पीरियड. क्लियर है.
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आ गया, वाटर डन प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप, पालियो इरिगेशन बोलते हैं इसे, तो दिस इज टर्म्ड एज पालियो इरिगेशन। अच्छा, नेक्स्ट टर्म टू बी रेफर्ड, अब क्या है नेक्स्ट टर्म? कैश क्रॉप। A crop which has to be encashed in the market for processing as it cannot be used directly। तो वो क्रॉप जिसको आपको इनकैश यानी बेचना पड़ेगा मार्केट में प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको हम टेक्निकली कैश क्रॉप बोल देते हैं। जितनी भी नॉन फूड क्रॉप होती हैं, ऑल दी नॉन फूड क्रॉप्स फॉल्स इन दिस कैटेगरी, ये सारी की सारी क्या होती है? कैश क्रॉप्स होती है। नॉन फूड क्रॉप विल बी टर्म्ड एज कैश क्रॉप। फूड क्रॉप कैश क्रॉप नहीं होती। फूड क्रॉप जैसे वीट, राइस, मेज, ये कैश क्रॉप नहीं है। नॉन फूड क्रॉप जैसे जूट एंड शुगर केन, तो जूट और शुगर केन को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको इसको आगे भेजना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए। You have to further sell it off for processing. Thereby it is termed as what? Thereby it is technically termed as cash crop, इसीलिए इसको कैश क्रॉप बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। चलो चलो, इतना सफिशिएंट है। क्रॉप रोटेशन देखते हैं बाद में, फिर टाइम भी हो गया, सो टाइम इज देयर, सो बाकी फिर अब कल करते हैं। क्रॉप रोटेशन भी है, इरिगेशन एफिशिएंसी भी है, तो इसको हम बाद में करेंगे अगली क्लास में। सो आई डिस्कस दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। काफ़ी सारा बचा हुआ है अभी तो। Sufficient number of pages are being left. चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।